हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और सामान्य विज्ञान की क्लासेस के अंतर्गत अपना चल रहा था बायोलॉजी वाला पोर्शन यानी जीव विज्ञान के बारे में अपन बात कर रहे थे। और जीव विज्ञान के अंदर हम बात कर रहे थे मानव रोग के ऊपर, यानी जो मानव के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें थी उन पर अपन डिस्कशन कर रहे थे। अपने जो है लास्ट क्लास तक प्रोटोजुआ जनित जो रोग थे, जिसमें हमने पढ़ा था निंद्रा रोग है जिसे स्लीपिंग सिकनेस कह रहे थे, पेचिस रोग है, मलेरिया है, पायरिया है, आपका कालाजार है, यहाँ तक की अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं मेन आनुवंशिक रोगों के बारे में, जिसके अंदर जैसे वर्दांतता है यानी कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, टर्नर सिंड्रोम है, फिर आपका क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है। फिर हम कुछ अलग प्रकार के रोग जैसे कि आपका फाइलेरिया है, जिसमें कि आप जो है पढ़ेंगे कि कैसे होता है, इसके क्या कारण है। फिर स्क्रवी है, रिकेट्स है, मधुमेह, दिल का दौरा यानी जो हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, पीत ज्वर है, कैंसर रोग है, पक्षघात या लकवा जो रोग होता है, न्यूरोसिस है, हाइपरटेंशन है, गाउट है, जोड़ों का दर्द है। इन सभी डिजीज़ के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे आनुवंशिक रोगों के साथ में यानी जेनेटिक्स डिजिट्स के साथ। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए आनुवंशिक रोग, जेनेटियल डिजीज, आनुवंशिक रोग, आनुवंशिक रोग। किसकी बात करने वाले हैं अपन आज? आनुवंशिक रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। यह आनुवंशिक होता क्या है इसके बारे में मैं ऑलरेडी कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में बता चुका हूं। तो अगर किसी को लगता हो कि भाई मुझे आनुवंशिकता के बारे में पूरी चीज़ें जाननी है, तो वो पहले जाकर के प्लेलिस्ट की पहली वीडियोस को फॉलो करता हुआ आए तो उसे पता चल जाएगा। ठीक है, आनुवंशिकता का मतलब होता है पेरेंट्स से जो चीज़ें आपको मिल रही है। अब बात करते हैं वर्दांतता, वर्णांधता। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में अपन बात करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि जो व्यक्ति इससे ग्रसित है, जिसे ये रोग है, उस व्यक्ति को लाल और हरा जो कलर होता है उसको पहचानने की उसकी जो आइज़ होती है उसकी क्षमता नहीं होती है, उसकी आइज़ की इतनी पावर नहीं होती है कि वो रेड और ग्रीन कलर को पहचान सके। जनरली इसके अंदर जो पुरुष होते हैं वो तो आपके प्रभावित होते हैं, और महिलाएं जो होती है वो केवल वाहक का काम करती है, कैरियर का काम करती है। ये महिलाओं में भी तभी हो पाता है जब उसके दोनों के दोनों महिलाओं के गुणसूत्र यानी XX जो गुणसूत्र होते हैं वो दोनों ही प्रभावित होते हैं, तभी महिलाओं को होते हैं। ठीक है, अगर आपके गुणसूत्र X पर वर्दांतता के जीन हो और स्त्रियां जो है वाहक कार्य करेगी, लेकिन उन्हें जो है वर्दांतता रोग नहीं होता है। ठीक है, अगर लेकिन के विपरीत अगर पुरुषों में केवल X पर वर्दांतता है तो फिर आपका जो है इस रोग को क्या कह देंगे? डाल्टोनिज्म कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या है कि अगर आपके व्यक्ति के अंदर ये डिजीज़ है तो उसे लाल और हरे रंग का एक तो पहचानने की क्षमता नहीं होती है। तो आप यहाँ लिख लेंगे कि लाल व हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं। समझ में आ गई बात? तो उसमें जो है लाल और हरे रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है, और इसके अंदर जो वाहक होती है वो वाहक कौन है यानी इस डिजीज़ को आगे कौन पहुंचाता है, तो वो होती है वाहक स्त्रियां। ठीक है, कौन होती है दोस्तों? स्त्रियां। ठीक है, प्रभावित कौन होता है इसमें? पुरुष प्रभावित होते हैं, महिलाएं इसके अंदर जो है प्रभावित नहीं होती है। महिलाएं केवल जो है इसके अंदर कारक यानी वाहक का आपके काम करेगी। ठीक है, कैरियर का ये काम करती है केवल। आपको ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी मेरे हिसाब से। और
पुरुषों में केवल जो है आप लिख लेंगे, अगर ऐसा हो जाए कि केवल एक गुणसूत्र इसका प्रभावित हो तो पुरुषों में केवल X गुणसूत्र पर वर्णनता, ठीक है, वर्णांतता होंगे, एक सेकेंड, होंगे। अगर पुरुष के केवल एक X पर ही हो, X गुणसूत्र पर ही वर्णांतता होगी तो इस फिर बीमारी का नाम दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों पर है तो कलर ब्लाइंडनेस तो है ही है, लेकिन अगर केवल एक है तो फिर आप इस बीमारी को क्या कहोगे, तो इस बीमारी को कहोगे डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और ये जो है बेसिकली आपके लिंग संबंधी रोग होता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। वैसे भी आनुवंशिकता का मतलब आप समझ ही चुके हैं, तो ये आनुवंशिक रोग है तो पीढ़ी दर पीढ़ी तो फैलेगा ही। नेक्स्ट अपने आ जाता है हीमोफीलिया। कौन सा डिजीज, तो हीमोफीलिया, ठीक है। अब इस हीमोफीलिया डिजीज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी वाहक का काम कौन करेगी, स्त्रियाँ, ठीक है। तो वाहक कौन होगी, स्त्रियाँ ही होगी, स्त्रियाँ। क्लियर है बात, समझ में आ गई। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई जनरल अगर व्यक्ति है जिससे ग्रसित नहीं है तो उसको चोट लग रही है तो ब्लड जो आपके निकलता है चोट लगने पर वो 2 या 3 मिनट के बाद में रुक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस हीमोफीलिया नामक रोग से ग्रसित है तो फिर उसके जो है वो ब्लड रुकेगा नहीं। क्या नहीं होगा, ब्लड रुकेगा नहीं। मतलब इसका ये हुआ कि उसके रक्त का थक्का नहीं जमता है। और रक्त का थक्का इसलिए नहीं जमता क्योंकि उसके रक्त में प्रोटीन की कमी होती है। क्या होती है, प्रोटीन की कमी होती है। और अगर जो ब्लड निकलना शुरुआत हुई तभी शीघ्र उपचार जो है अगर नहीं हो पाया तो रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में एक तो कारक तो है, वाहक कौन है, स्त्रियाँ ही है। और इसके अंदर क्या होता है, रक्त में प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है। रक्त में प्रोटीन की के कारण थक्का नहीं बनता है, ठीक है। रक्त का जो थक्का बनता था वो थक्का नहीं बनता है, समझ में आ गई बात। तो ये वर्णांतता और अग्ने हीमोफीलिया हो गए दोनों। नेक्स्ट डिजीज आ जाती है दोस्तों आपके टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है, तो नेक्स्ट रोग है टर्नर सिंड्रोम, ठीक। चलिए तो अपन बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में कि ये टर्नर सिंड्रोम है क्या। तो टर्नर सिंड्रोम जो है ये एक रोग उत्पन्न कब होता है, तो ये तब उत्पन्न होता है जब आपके अर्धसूत्री विभाजन हो रहा होता है और उस समय अर्धसूत्री विभाजन में अगर कुछ अनियमितताएं हो जाती है तब ये रोग उत्पन्न होता है। और जब विभाजन में अनियमितता हो जाती है तो वहाँ पर फिर भी एक अंडे का निर्माण होता है। अब जो वो अंडा बनता है लेकिन उसका कोई भी लिंग गुणसूत्र तो नहीं होता। और जब दोनों के दोनों लिंग सूत्र, या तो क्या होता है कि भाई आपके जो अंडा बना, देखो अंडे का निर्माण हुआ, जैसे ही अनियमितता हुई, अब अंडे का निर्माण होने से क्या होता है कि कोई भी लिंग गुणसूत्र तो नहीं होता है, तो दोनों के दोनों जो लिंग गुणसूत्र है वो एक ही अंडे में फिर चले जाते हैं। और जब एक ही अंडे के अंदर चले जाते हैं
तो वो अंडा सामान्य शुक्राणु के साथ निषेचित होता है और उससे बनने वाला जो फिर जाइगोट होगा दोस्तों, वो जाइगोट लिंग गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है उसके अंदर। तो इस प्रकार से फिर जाइगोट से बनने वाली जो स्त्रियों में अनेक शारीरिक असमानताएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे शरीर अल्प विकसित रहेगा, कद छोटा होता है, वक्ष चपटा होता है और जननांग होते हैं वो अविकसित रह जाते हैं और ऐसी स्त्रियां बाज होती है। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम जो है वो महिलाओं का एक रोग है। तो आप इसके अंदर लिख दोगे ये उत्पन्न कब होगा, तो ये उत्पन्न होता है तो ये उत्पन्न होता है अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितताओं या अनियमितता से। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में जो अनियमितता हो जाती है उससे ये उत्पन्न होता है। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके अंदर आप क्या याद रखेंगे, तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि इसमें जो है स्त्रियां बाज होती है। टर्नर सिंड्रोम जिससे होता है वो स्त्रियां बांझ होती है, बांझ होती है। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी ये कैसे होता है, वो जाइगोट ने वगैरह जो बताया ना कि संख्या कम हो जाती है, तो वो आपसे कोई पूछने वाला है नहीं। ठीक है, बस एक चीज़ और याद रख लेना इसके अंदर कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या कम होती है। इसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या कम होती है। ठीक है, लिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है टर्नर सिंड्रोम के अंदर, कम होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट अपने फोर्थ डिजीज आ जाती है किल्नेफेल्टर सिंड्रोम। किल्नेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, किल्नेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो किल्नेफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये भी एक अर्धसूत्री विभाजन के समय जो अनियमितता होती है उसके कारण ही उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्रों की संख्या है वो सामान्य कितनी होती है, 46 और 23 जोड़े होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है 47, एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है, इसमें 47 हो जाते हैं। और जब ज़्यादा हो जाते हैं तब आपके पुरुष के अंदर स्त्री के कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो पुरुष नपुंसक होते हैं उन्हें यही होता है, किल्नेफेल्टर सिंड्रोम ही डिजीज होती है उन्हें। ठीक है, तो आप इसमें भी उत्पन्न तो कब होगा लिख लीजिए। उत्पन्न के अंदर तो वही अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता से। ठीक है, दूसरा आप किल्नेफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या लिखोगे, गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से अधिक, सामान्य से अधिक 47 ब्रैकेट में लिख लो हो जाती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को इसमें याद रखनी है। और इसके अंदर क्या होता है, पुरुषों में
स्त्रियोचित लक्षण, स्त्रियोचित लक्षण उत्पन्न। ठीक है, तो किल्नेफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, यह अर्धसूत्री विभाजन के समय ही ये भी अनियमितताओं के कारण होता है। गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है, 47 हो जाती है। पुरुषों के अंदर स्त्रियोचित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपने डिजीज आ जाती है 5th नंबर पर दोस्तों, वो कौन सी आ जाती है, तो डाउन सिंड्रोम या जिसे मंगोलिज्म कहा जाता है। तो आप लिखेंगे डाउन्स सिंड्रोम, या डाउन्स सिंड्रोम को ही क्या कहेंगे हम, मंगोलिज्म कहा जाता है। मंगोलिज्म। ठीक है, तो ये डाउन्स सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो डाउन्स सिंड्रोम जो है ये रोग भी कब होगा, जब अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितताएं होगी। सबसे पहले तो ये याद रखना है। और जब अर्धसूत्री विभाजन के अंदर ऑटोसोम्स का बंटवारा सही प्रकार से नहीं हो पाता है और जो बनने वाला आपका जाइगोट है उसमें गुणसूत्रों की स्थिति असामान्य हो जाती है, तब ये रोग होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस रोग के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के समय जो ऑटोसोम्स है उनका बंटवारा सही से नहीं हुआ और जाइगोट के अंदर फिर गुणसूत्रों की संख्या की स्थिति जो है वो क्या हो जाएगी, असामान्य हो जाएगी, तब ये होता है। और इस प्रकार से भ्रूण जो होता है वो दोस्तों जाइगोट से विकसित होकर के भ्रूण कुछ ही समय में उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। और यदि वो जीवित रह भी जाता है तो वो फिर जो है उसकी आंखें जैसे कि मंद बहुत छोटी छोटी होगी, बुद्धि उसकी बहुत कम होगी। ठीक है, जीभ मोटी होगी, अनियमित शारीरिक ढांचा होगा उसका, मतलब एक तरह से वो अर्धमरे टाइप की जिंदगी टाइप का हो जाता है। एक तरह से आप पूरा विकलांग और कह सकते हैं, जिस टाइप के जो बच्चे होते हैं ना वो मंगोलिज्म कहलाते हैं। तो इसमें भी उत्पन्न तो कब होगा, तो आप लिख लीजिए अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और ये कब होता है, तो जब आपके गुणसूत्रों की स्थिति असामान्य रूप से हो जाती है। जाइगोट के अंदर जो गुणसूत्र है वो सही प्रकार से नहीं पहुंच पाते, असामान्य स्थिति होती है, तब ये होते हैं। बेसिकली टर्नर सिंड्रोम, किल्नेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और अभी आगे अपन पढ़ने वाले हैं पटाऊ सिंड्रोम। ये चारों के चारों जो सिंड्रोम रोग है वो चारों के चारों किसकी वजह से होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के समय जो अनियमितताएं होती है उसके कारण ही होता है। और इन चारों में ही शारीरिक जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। जैसे डाउन सिंड्रोम में आपका तो बच्चा जो है या तो डेथ हो जाएगी या बचेगा तो पूरा मंद बुद्धि और उस टाइप का होगा। ऐसे ही 6th नंबर पर आ जाता है आपके पटाऊ सिंड्रोम। कौन सी डिजीज आ जाती है, पटाऊ सिंड्रोम। तो अपन बात करेंगे पटाऊ सिंड्रोम के बारे में कि ये पटाऊ सिंड्रोम क्या है। तो पटाऊ सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है कि रोगी के जो ऊपर वाले होंठ होते हैं वो बीच से कट जाते हैं। एक तो तालू जो होती है उसमें वो जो है दरार हो जाती है, वहाँ पर रोगी मंद बुद्धि का होता है, नेत्र रोग उसके आदि से ये प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऊपर का होंठ बीच से कटा हुआ। ठीक है, समझ में आ गई बात। तालू में दरार, तालू में दरार। ठीक है, तो ये कुछ पटाऊ सिंड्रोम के आप कह सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। तो इस टाइप के लक्षण जब आपको दिख रहे हो तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति पटाऊ सिंड्रोम डिजीज से क्या है, ग्रसित है। समझ में आ गई बात,
क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को जो आनुवांशिक रोग है, वर्धानता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सब क्लियर हो चुके होंगे और आप सभी लोगों को समझ में भी आ चुके होंगे। ठीक है, चलिए तो अब अपन बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अपने आ जाते हैं कुछ अब अन्य प्रकार के रोग हैं और आज अपन जो है इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। अब अन्य प्रकार के जो रोग हैं उसके अंदर क्या होगा बेसिकली, तो अन्य प्रकार के जितने भी डिजीज़ है उसके अंदर आपके जो भी बचे हुए कुछ डिजीज़ है इम्पॉर्टेंट उनकी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अब जो है हेडिंग डाल दीजिए अन्य रोग, अन्य रोग। और अन्य रोगों के अंदर सबसे पहले जिस डिजीज़ की अपन बात कर रहे हैं वो है फाइलेरिया। कौन सी डिजीज़ है? फाइलेरिया। ठीक है, अपन बात करने वाले हैं फाइलेरिया के बारे में कि ये फाइलेरिया रोग जो है ये क्या है। तो बेसिकली ये जो फाइलेरिया रोग है ये अनेक प्रकार के जो सूत्रकृमि होते हैं उन सूत्रकृमियों के कारण होता है। अब उसमें सूत्रकृमियों के कुछ नाम आ रहे हैं, जैसे कि आपके बाउचेरिया ब्रैकोफाइट हो सकता है। ठीक है, जो क्या करता है, लसिका वाहिनी और जो ग्रंथियाँ होती है उनको फूल जाती है और फिर इसे हम जो है फाइलेरियोसिस भी कहते हैं। ऐसे ही इसके अंदर भी तेज बुखार आ जाएगा और आपके हेट्राजन की टिकिया से रोगी को आराम मिल सकता है, ये इसकी दवाई है। और रोगी को जो है जो आपके दही है, केला है, आपकी कुछ चर्बी वाली चीज़ें हैं और प्रोटीन जन्य खाद्य पदार्थ होते हैं वो सब उसको नहीं देने चाहिए। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखेंगे फाइलेरिया के अंदर कि ये जो है रोग किसकी वजह से हो रहा है, तो इसके सूत्रकृमि तो सूत्रकृमि क्या है? बाउचेरिया ब्रैकोफटाई। ठीक है, तो ये अपने बाउचेरिया ब्रैकोफटाई कंप्लीट हुआ। और इस रोग के अंदर होता क्या है फाइलेरिया में, तो लसिका वाहिनी और ग्रंथियाँ फूल जाती है। ठीक है, जिसे आप या इसे जो है क्या कह सकते हैं, तो फाइलेरिया या फाइलेरियोसिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फाइलेरियोसिस कहा जाता है। ये फाइलेरियोसिस कहा जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? और इसके अंदर आप दवाई के रूप में कौन सी दवाई ले सकते हैं, तो हेट्राजन की टिकिया ले सकते हैं। हेट्राजन की टिकिया से आराम। ठीक है, तो आप अगर ये दवाई लेते हैं तो इससे थोड़ा सा आपको आराम मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो इसमें जो है आपको जो भी ग्रसित व्यक्ति है उसको दही है, केला है, इस प्रकार का खाना नहीं खिलाना चाहिए। साथ ही साथ उसे जो है मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए जहाँ भी वो रह रहा है। साथ ही साथ विरंजक चूर्ण है, डीडीटी है, अन्य कीटनाशी दवाइयों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि वो जो जहाँ रहता है वो जगह साफ रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने अब जो डिजीज आ रही है वो सभी डिजीज विटामिन की कमी से होने वाली डिजीज है। और उसमें डिजीज आ जाती है सबसे पहली अपनी बेरी। ठीक है, कौन सी डिजीज है, तो बेरी रोग के बारे में अपन बात करेंगे
ये बेरी रोग होता कब है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो ये होता है बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। विटामिन B1 की जो कमी से होने वाला रोग है उसे हम कहते हैं बेरी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसकी कमी के कारण क्या होता है कि उपापचय के दौरान शरीर में जो है जीव विष होता है वो उत्पन्न हो जाता है। और जब जीव विष हमारे शरीर में उत्पन्न होता है तो फुफ्फुस से जो है सूजन हो जाती है। फुफ्फुस जो होता है हमारे, उसके अंदर सूजन आ जाती है और हृदय की गति जो है वो बंद हो जाती है या बंद होने की संभावना रहती है। मतलब बंद होके कोई ऐसा नहीं एकदम मर ही जाएगा वो, ठीक है, कम हो सकती है। हाँ, ऐसा नहीं कि बंद होते ही मारता नहीं है। और इससे बचने के लिए यही है कि भोजन के अंदर आपको जो है मटर है, शुष्क खमीर है, खमीर, ठीक है, अंडे की जर्दी है, फिर आपके दूध आदि का सेवन करना चाहिए। मैं केवल आपको जो है बोल रहा हूँ तो ये आप लिख लेना, ठीक है। इसके जो भी भोजन में क्या क्या यूज होना चाहिए B1 के लिए। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी, और इसकी कमी के लिए आप मटर है, शुष्क खमीर है, अंडे की जर्दी है, दूध है, इनका सेवन करना चाहिए ताकि इसकी कमी ना रहे, ठीक। चलो नेक्स्ट अपने 3rd नंबर पर डिजीज़ आ जाती है, और वो डिजीज़ कौन सी है दोस्तों, तो वो है स्कर्वी डिजीज़। कौन सी? स्कर्वी डिजीज़। और स्कर्वी डिजीज़ जो है ये होती है विटामिन C की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन C की कमी से। तो विटामिन C की कमी से होने वाली डिजीज़ कौन सी है? स्कर्वी डिजीज़ है। और इसमें जो है आपके विटामिन C जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है जो कि स्कर्वी निरोधी होता है। विटामिन C जो है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक, समझ में आ गई बात। और मसूड़ों से जो है इसके अंदर फिर रक्त आता है। दांतों का असमय जो है आपके टूट जाना, जैसे बच्चों के चेहरे और अन्य भागों पर सूजन आ जाएगी। आपका जो है टॉयलेट वगैरह आप करोगे तो उसमें से ब्लडिंग होगी, ठीक है। और आपके जो एल्ब्यूमिन होता है उसके अंश वगैरह ये जो है टॉयलेट के साथ में बाहर आते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसका जो है भाई, जैसे टमाटर ज़्यादा खाइए आप, पत्ता गोभी है, प्याज है, नींबू है, नारंगी है, हरी साग सब्जियां है, ताज़े फल जो है पर्याप्त मात्रा में आपको लेने चाहिए स्कर्वी रोग से बचने के लिए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन भोजन के अंदर, ये लिख लीजिए, प्रतिदिन भोजन में 50 से 60 मिलीग्राम विटामिन C आवश्यक, ठीक है। तो हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि हमारे टमाटर है, पत्ता गोभी है, प्याज है, नींबू है। ये अगर नहीं है तो टमाटर वगैरह को आप सलाद के रूप में भी खा करके अपने शरीर में प्रतिदिन 50 से 60 मिलीग्राम विटामिन C की देनी चाहिए डोजेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने डिजीज़ आ जाती है, और वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों आपके रिकेट्स। कौन सी है? रिकेट्स, या आप रिकेट्स को ही कह सकते हैं सुखंडी। क्या? सुखंडी, ठीक है। तो अपन बात करेंगे रिकेट्स यानी सुखंडी डिजीज़ के बारे में, ठीक है। अब ये क्यों होती है? तो ये विटामिन D की कमी से होती है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ VD की कमी से, ठीक है। VD यानी विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। और विटामिन D की कमी के कारण क्या होता है कि आपके कैल्शियम और जो फॉस्फोरस के लवण होते हैं उनका उपापचय ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये आप लिख लीजिए कि कैल्शियम एंड
आपके क्या है दोस्तों, फॉस्फोरस। ठीक है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के लवण का उपापचय ठीक से नहीं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। रिकेट्स या जो सुखंडी रोग है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला है और कैल्शियम और फॉस्फोरस के लवण का उपापचय ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो संचित नहीं हो पाता हमारी अस्थियों के अंदर और फिर हमारी अस्थियाँ कोमल हो जाती है और वो टूटने का डर रहता है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि विटामिन डी की के लिए जैसे मछली के तेल, कलेजी, अंडे की जर्दी, दूध, इनको पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें जो है दिन में थोड़े से टाइम के लिए प्रकाश का, जो हमारे सूर्य का प्रकाश है, उसका भी सेवन करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इसमें जो है बच्चों के लिए प्रतिदिन लगभग आप कोशिश करें कि 0.015 से लेकर 0.020 तक मिलीग्राम जो है, और वयस्कों के लिए 0.025 मिलीग्राम विटामिन डी की आवश्यकता होती ही है प्रतिदिन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आपको याद रखना है। आप लिख सकते हैं बच्चों के लिए, और ये लो, तो प्रतिदिन आवश्यकता, और प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है, तो पहला केस है बच्चों के लिए। अगर देखें तो बच्चों के लिए कितनी आवश्यकता होती है, तो बच्चों के लिए होती है 0.015 मिलीग्राम से 0.020 मिलीग्राम। ठीक है, और दूसरा आपके आ जाएगा बच्चों के बाद में कौन सा, तो वयस्क, जो आप सभी हैं, तो वयस्कों के लिए कितना है, तो वो है 0.025 मिलीग्राम। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपने डिजीज आ जाती है दोस्तों 5th नंबर पर, वो है मधुमेह, डायबिटीज़। ठीक है, आज जिसको देखो वो हर कोई ही डायबिटीज़ से ग्रसित है। तो ये मधुमेह जो है दोस्तों, ये अग्नाशय से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है, अग्नाशय से संबंधित। ये एक तो बात याद रखनी है कि जो हमारा मधुमेह रोग है वो अग्नाशय से संबंधित रोग है, और इंसुलिन की जब पर्याप्त स्राव नहीं होता है उसके कारण ये होता है। किसके कारण होता है, तो ये कारण इसका लिखोगे इंसुलिन के स्राव नहीं होने पर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसके अंदर जो है इंसुलिन 2 प्रकार से कार्य करता है। पहला आपने क्या काम करेगा, तो ये भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला जो पचकर शर्करा है उसमें परिवर्तित हो जाता है और इंसुलिन की प्रक्रिया से खंडित होकर के तंतुओं में मिल जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यानी जो आपके शरीर में आपने जो भोजन ग्रहण किया उसके कार्बोहाइड्रेट वाला जो भाग है उसको शर्करा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और इंसुलिन जो है वो यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। ये क्या करता है, यकृत और पेशियों के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है उसको संचित करने में मदद करता है। कौन, ये इंसुलिन क्या करता है, तो ये इंसुलिन यकृत, आप लिख लीजिए, यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा मधुमेह है ये किसकी कमी से होता है, जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का स्राव नहीं हो पाता है।
तो ये आग्नेय से संबंधित, अग्नाशय जो होता है उससे संबंधित ये रोग है। और ये इंसुलिन क्या करता है, तो ये दो काम करता है, एक तो भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाले भाग को पचा करके शर्करा में परिवर्तित करता है, और फिर जो है इंसुलिन की प्रतिक्रिया से क्या होता है, खंडित होकर के तंतुओं में मिल जाता है ये जो अपना शर्करा होता है वो। ठीक। जो दूसरा काम है, यकृत और पेशियों के अंदर ग्लाइकोजन को संचित करके रखता है, और जब इसकी पर्याप्त मात्रा में स्त्राव नहीं हो पाता है तो यकृत में ग्लाइकोजन का उपयोग जो होता है और ग्लाइकोजन की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, तंतुओं में प्रोटीन और संचित वसा जो है शर्करा में परिवर्तित होने लगता है, और इससे शरीर के अंदर ब्लड में शर्करा की मात्रा और बढ़ जाती है, और जब शर्करा की मात्रा बढ़ती है तो वो फिर मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगता है और मधुमेह की संज्ञा दे दी जाती है इसको। ठीक है। फिर अपना दोस्तों हार्ट अटैक एक रोग होता है। ठीक है। वैसे ये रोग कोई जो है इसके अंदर तो क्या होता है कि हृदय तक जो है, हृदय की जो धमनियाँ हैं वो हृदय की पेशी तंतुओं के रक्त को पहुंचाती है, और हृदय धमनियों में रक्त जम जाने के कारण हृदय में पेशी तंतुओं को रक्त नहीं मिल पाता है, और मतलब यही है कि जब आपका हार्ट काम करना बंद कर दे तो आप उसे हृदयघात कहते हैं या हृदय गति का रुक जाना कहते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा कुछ लिखने वाला नहीं है या जो आपके एग्जाम में पूछा जाए ऐसी कोई चीज़ है नहीं। फिर आप याद रख सकते हैं कि ये जो पित्त ज्वर होता है, ये आप याद रखिएगा कि ये पित्त ज्वर, पीला रोग, पीला बुखार। ठीक है। तो आप 6 नंबर पर लिखेंगे पित्त ज्वर। पित्त ज्वर का मतलब क्या है, येलो फीवर। ठीक है। तो ये जो येलो फीवर है ये सामान्यतः दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में ही होता है, क्योंकि ये जो है विषाणु जंगली जानवरों के शरीर में आश्रय लेते हैं, और ये विषाणु जो है कौन से मच्छर है, जैसे कि हमारे देखो मच्छर के नाम लिख लो, तो मच्छर में आप क्या आ जाता है, एक तो हेमोगोगस। ठीक है। तो ये जो एक तो हेमोगोगस है, एक हमारा ईडीज है। तो ये जो है मच्छर क्या करते हैं कि इस जाति के जो मच्छर होते हैं वो हमारे शरीर तक इसको पहुंचा देते हैं, इसके विषाणु को, और इसका विषाणु जंगली जानवरों के शरीर पर हाथ से लेकर रखा रहता है। ठीक है। फिर अपने पित्त ज्वर के बाद में नेक्स्ट जो डिजीज आ जाती है 7वें नंबर पर, इसमें क्या होता है, शरीर दर्द वगैरह करेगा, चेहरा सूज जाएगा, और यही सब है पित्त ज्वर में, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर बात करते हैं कैंसर की। तो कैंसर डिजीज़ के बारे में बात करें तो ये जो है दोस्तों इसमें बेसिकली होता क्या है, तो कोशिकाओं में, अब लिख लो, कोशिकाओं में असामान्य एबनॉर्मल वृद्धि। ये बात आपको याद रखनी है कि कोशिकाओं के अंदर जब आपके असामान्य रूप से यानी एबनॉर्मल रूप से वृद्धि हो जाए कोशिकाओं के अंदर, तो फिर वो जो है कैंसर कहलाता है, और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई बात। तो कैंसर का मतलब क्या है, कोशिकाओं का असामान्य रूप से वृद्धि हो जाना। और ये कब होता है, तो वैसे ये जो है रेडियोधर्मी पदार्थ है, जैसे आपका रेडियम है, प्लैटिनम है, इनसे जो है हड्डी का कैंसर हो सकता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर मूत्राशय का जो कैंसर होता है तो फिर आपके एरोमेटिक एमीन जो होता है, जो कि आपके रंजक वगैरह यानी कि जो रंग वगैरह का काम होता है उसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एरोमेटिक एमीन जो होता है, उस एरोमेटिक एमीन से मूत्राशय का कैंसर होता है। ये लिख लीजिए आप, एरोमेटिक एमीन से मूत्राशय कैंसर। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये था अपना कैंसर डिजीज़। इसके अलावा और भी जो है आप कोई नाम पढ़ सकते हैं, ठीक है, जहाँ भी आपको कोई दिखे और कोई ऐसा लगे कि भाई ये नाम भी मुझे याद रहना चाहिए तो आप उसको याद रख सकते हो। चलो अब छोटे छोटे से जो है केवल आपको नाम जिनके याद रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 8 नंबर पर आ जाता है आपके एस्केरियासिस।
कौन सा डिजीज है, एस्केरियासिस जो डिजीज है उसकी बात करते हैं। तो ये जो एस्केरियासिस डिजीज है, इस रोग का कारक कौन है, तो इसका कारक है आपके एस्केरिस, कौन है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस। ठीक है, ये नाम याद रखना भाई, थोड़ा अजीब है लेकिन याद तो रखना ही पड़ेगा। तो एस्केरियासिस जो डिजीज है उसके कारक का नाम क्या है, एस्केरियासिस लुब्रिकोइड्स। ये एक निमोटाइड है जिसकी वजह से ये रोग होता है, और ये रोग जो है हमारे भोजन के माध्यम से संक्रमण से फैलता है। ठीक है, इस रोग के अंदर क्या होता है कि पेट के अंदर तेज दर्द होगा, ठीक है, वृद्धि रुक जाएगी, फेफड़ों में पहुंच करके तेज बुखार होगा, खांसी होगी, इसोफिलिया के कारण बनते हैं, फिर रक्त की कमी हो जाती है। व्यक्तिगत और सामाजिक सफाई जो है हमें रखनी चाहिए इसमें, बस यही इसका उपचार है और कोई नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपका एक होता है टीनियासिस, क्या नाम है, टीनियासिस। और ये जो टीनियासिस रोग है ये टीनिया सोलियम नामक एक परजीवी होता है जिसकी वजह से होता है, और इसमें अंडे उपस्थित होते हैं आंत के कारक। रोगी व्यक्तियों में आंत के जो कारक परजीवी होते हैं उसमें अंडे उपस्थित हो जाते हैं। सूअर वगैरह जो है ये मल वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से नहीं, ये थोड़ा गंदा रोग है, कोई मतलब नहीं है। जोड़ों के रोग वगैरह ये सब है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह थोड़े बहुत आपको पता ही है, तो मैं सभी डिजीज़ के बारे में आपको नहीं लिखवा रहा हूँ। अब आप जो है एक और लिख सकते हैं, जैसे आपका 9th नंबर पर आप लिखना चाहें तो अस्पार रोग जो होता है, एक अपस्मार जो रोग होता है वो उसे हम मिर्गी रोग कहते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और एक आता है बर्ड फ्लू। तो ये जो अपना बर्ड फ्लू रोग है दोस्तों, ये बर्ड फ्लू जो है पहली बार 1918 में आया था, पता चला था मतलब इसका, और इसके विषाणु का जो नाम है वो नाम क्या है, तो वो इसके विषाणु का नाम है H5N1। ये एक तो नाम याद रखना है इसके विषाणु का, बाकी इसके अंदर कुछ भी आपसे ज़्यादा ऐसा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलो नंबर 10 पर आप एक और नई डिजीज याद रखेंगे, वो है सार्स। कौन सी डिजीज है, सार्स, SARS, सार्स डिजीज है। और इस सार्स का जो पूरा नाम होता है वो एक बार शायद पूछा गया है कहीं पर, तो सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्लियर है आप लोगों के लिए? तो सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सार्स जो है उसकी एक फुल फॉर्म है, ये आप लोगों को याद रखनी है। और इसके बाद में दोस्तों अपने एक आ जाता है स्वाइन फ्लू। ठीक है, नंबर 11 जो शुभ होता है ना, तो 11 के साथ ही मैं पूरा कर रहा हूँ। और 11वां डिजीज है स्वाइन फ्लू। और जो ये स्वाइन फ्लू डिजीज है, इस स्वाइन फ्लू डिजीज का कारण क्या है, तो ये एक संक्रामक रोग है, और इसके जो इन्फ्लुएंजा नामक इसका एक जो वायरस है वो कौन सा है, तो H1N1 इसके इन्फ्लुएंजा का नाम है, जिसकी वजह से ये आगे से आगे फैलता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसी के साथ में दोस्तों अपने मानव रोग से संबंधित जितनी भी डिजीज़ है वो सभी डिजीज़ मैंने एक साथ कंप्लीट करवा दी है आप सभी लोगों को। अब आप लोगों का बायोलॉजी वाला जो पोर्शन था दोस्तों वो यहीं पर होता है समाप्त। ठीक है, आपका मानव स्वास्थ्य यहाँ हुआ कंप्लीट, और इसी के साथ अपने बायोलॉजी हो गई कंप्लीट। अपन अभी एक बार देख लेते हैं अपने सिलेबस में क्या क्या था और अपन क्या क्या कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें पढ़ना था रक्त समूह के बारे में, जो पढ़ चुके हैं। रक्तदान पढ़ना था, पढ़ लिया। RH फैक्टर पढ़ लिया। रोगाणु और मानव स्वास्थ्य अपन ने पढ़ लिया। कुपोषण और मानव स्वास्थ्य पढ़ लिया, और मानव रोग और कारण और उसके निवारण भी अपन ने पढ़ लिए हैं। अब कुपोषण के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो कुपोषण का मतलब ये नहीं है कि कुपोषण क्या है वो पढ़ना है, नहीं।
आपको इसमें वही पढ़ना था बेसिकली कि भाई विटामिन जो है, कुपोषण का मतलब क्या है कि जिसको खाना वगैरह आपका अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो संतुलित भोजन जिसे कहते हैं, तो वो संतुलित भोजन का मतलब विटामिन से होने वाली डिजीज वगैरह के बारे में ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अपन ने ये बायोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट किया, ये बायोलॉजी वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब अपने हैं जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व और इकोलॉजी वाला पोर्शन। तो ये जो है पूरा अपने इकोलॉजी वाला पोर्शन है, इसको अभी कंप्लीट करें या फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट करें, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। जो ज़्यादा डिमांड होगी उसको अपन ज़्यादा अभी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा जिसकी प्रॉब्लम आ रही हो वो आप कमेंट करके बता देना। वरना आपने जो मेन स्टैटिक्स वाला जो बायोलॉजी का पोर्शन था वो यहाँ पर बायोलॉजी कंप्लीट होती है। अब अपन बढ़ेंगे एनवायरनमेंट की तरफ या फिजिक्स केमिस्ट्री की ओर, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से कि आप सभी लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए हुए हैं। बस इस प्यार को बरकरार रखिएगा लैब आपके एलडीसी की वैकेंसी तक, तो हम भी आपके साथ में बने रहेंगे और आप सभी लोगों का निश्चित रूप से ही सिलेक्शन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट का तो मैं नहीं करवा सकता भाई, आप जो पढ़ रहा होगा उसका तो होगा, बाकी कंटेंट ऐसा होगा कि 100% जो भी विद्यार्थी तैयार करके जाएगा उसे क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अच्छे धमाके के साथ।